Assalamu alaikum student, welcome to Kent Public High School and College, Physics 9th class, Unit number 3, Dynamics. Today we are going to discuss some exercise problem of Unit number 3. Question number 1 is, why does a passenger move outward when a bus takes a turn? एक पैसेंजर जो एक बस में बैठा हुआ होता है और जब वो बस टर्न लेती है तो वो मूव आउटवर्ड का मतलब है बाहर की तरफ क्यों मूव कर जाता है, क्योंकि बस तो टर्न अंदर की तरफ ले रही होती है तो वो पैसेंजर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो इसके रीज़न क्या होती है? When the bus is taking turn then it is moving in a circular path। जब कोई बस जो है वो टर्न ले रही है तो वो आप देखोगे कि एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देती है। सो द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द बस एक्सपीरियंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द बस मूविंग इन सर्कुलर पाथ। तो जो पैसेंजर उसके अंदर बैठा हुआ है वो एक्सपीरियंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, जो कि उसे सर्कल से बाहर की तरफ लेके जा रही हैं। क्योंकि और इसमें हम ये भी कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी होल्ड कर रहा होता है, क्योंकि वो अपनी मूवमेंट जो पहले उसकी डायरेक्शन थी उसी को कंटिन्यू करने के लिए उस टेंजेंट बनाता हुआ सर्कल से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है। और बस क्योंकि सेंट्रीपिटल उसकी मूवमेंट होती है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है और टर्न ले लेती है। Next question is question number 2. Action and reaction are always equal and opposite. How does it help the body to move forward? देखिए, एक्शन और रिएक्शन हमने पढ़ा है कि वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि वो हमेशा जो है इक्वल होते हैं और एंड ऑपोजिट, और उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है। तो फिर बॉडी किस तरीके से मूव करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में? तो इसका आंसर क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी। एक्शन एंड रिएक्शन एक सेम बॉडी पे रिएक्ट नहीं कर रहे होते, ये दो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज़ पे होते हैं। एक्शन इज़ अप्लाइड ऑन वन बॉडी ड्यू टू विच एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इज़ एक्टिंग ऑन अनदर बॉडी। एक्शन एक बॉडी पे अप्लाई होता है और उसके रिएक्शन में एक और फोर्स लगती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिएक्शन फोर्स, और जो कि इक्वल होती है लेकिन किसी और बॉडी के ऊपर लगती है। बोथ ऑफ दीज डू नॉट न्यूट्रलाइज ईच अदर ड्यू टू विच द बॉडी विल मूव। और ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करती हैं और इसी वजह से बॉडी जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ इम्पॉर्टेंट। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कुछ चीज़ें फाइंड कर सकते हैं जो कि ये हैं फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर डिस्कवर्ड बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं जो कि एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं, पार्टिकल्स, ठीक है, उनको हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, इसके फॉर्मूलाज से। Question number 4 is, when a gun is fired, it recoils y. The total momentum of the gun and the bullet is 0 before the firing. ठीक है, जब भी हम गन से फायर करते हैं तो it recoils मीन कि वो थोड़ी देर के लिए पीछे को भी उसको एक जर्क लगता है, ठीक है, वो पीछे भी होती है थोड़ी सी। तो इसका मतलब है कि जब फायरिंग से पहले, बिफोर फायरिंग, उसका मोमेंटम ज़ीरो होता है, ठीक है, क्योंकि रेस्ट पे है वो, बुलेट भी और गन भी। व्हेन द गन इज़ फायर द बुलेट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जब फायर करते हैं गन से तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे को मूव करता है एंड गन रिकॉइल्स, और गन जो है वो रिकॉइल करती है, वो थोड़ा बैकवर्ड उसकी मूवमेंट होती है। सो दैट टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग ऑल्सो बिकम ज़ीरो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और उसके बाद जो है टोटल मोमेंटम दोबारा से ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज़ इक्वल होता है मोमेंटम। डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। किस तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है? हम काफ़ी डिटेल में फ्रिक्शन को पढ़ चुके हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय मेक द सर्फेसेस स्मूदर। सरफेस को अगर हम स्मूथ बना दें तो हम
फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और लुब्रिकेशन इज़ अनदर वे टू मेक अ सरफेस स्मूदर। लुब्रिकेट कर सकते हैं हम किसी भी, जैसे कि हमारे पास जैसे हमारे पास कोई मशीनरी होती है तो उसमें हम लोग ऑयल लगाते हैं, ठीक है। यहाँ इंजन ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं कार्स में। उसका क्या मतलब होता है कि वो हमारे जो पार्ट्स हैं कार के, ठीक है, उनको स्मूथ बनाते हैं। उन पार्ट्स के दरमियान में फ्रिक्शन कम हो जाती है, लुब्रिकेट हो जाते हैं वो। मेक द ऑब्जेक्ट मोर स्ट्रीमलाइंड, और किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रीमलाइन बना दें, ठीक है। जैसे कि हमारे पास प्लेन्स होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रीमलाइन में होते हैं, ठीक है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में मूवमेंट करनी होती है, इसलिए हमें उसकी फ्रिक्शन कम करनी होती है, तो उसको स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है, ठीक है। जैसे फ़िश की शेप होती है, वो शेप स्ट्रीमलाइन शेप होती है। रिड्यूस द फोर्स, और फिश भी स्ट्रीमलाइन ही होती है क्योंकि उसने भी पानी में मूव करना होता है और पानी की भी फ्रिक्शन होती है उसके ऊपर। रिड्यूस द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सर्फेसेस, और इसके अलावा अगर हम फोर्स रिड्यूस कर दें जो सरफेस के ऊपर लग रही है, ठीक है, दोनों फोर्सेस जो एक दूसरे के ऊपर जिनकी वजह से फ्रिक्शन हो रही है, उसमें अगर हम फोर्स को रिड्यूस कर दें, रिड्यूस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसेस। अगर हम कॉन्टैक्ट रिड्यूस कर दें, कॉन्टैक्ट कैसे रिड्यूस करेंगे कि अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसे हो रही है, जैसे कि अगर हमने कोई ब्लॉक लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो अगर हम उसको डायरेक्ट फ्लोर पर लेके जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में होगा ज़मीन के साथ, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। अगर हम उसके नीचे टायर्स लगा देंगे, ठीक है, तो टायर की फ्रिक्शन बहुत कम होगी क्योंकि वो एक थोड़े से पॉइंट के साथ ज़मीन पे टच हो रहा है, लेकिन जो ब्लॉक था वो पूरा का पूरा ज़मीन पे टच हो रहा था। तो अगर हम उसका कांटेक्ट कम कर देंगे, यानी कि टायर लगा देंगे, तो भी हमारे पास फ्रिक्शन कम रिड्यूस हो जाएगी। रोल द बॉडीज़ इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग देम। इसके अलावा अगर हम बॉडीज़ को रोल करें, स्लाइड ना करें, ठीक है, तो भी हमारे पास फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।